महाराष्ट्र में महाआघाड़ी की राजनीति में आजकल भूचाल आया हुआ है। ऐसे में शरद पवार के ताजा बयान ने सियासी अटकलों को और हवा दे दी है। महाआघाड़ी को लेकर शरद पवार ने कहा कि हम साथ काम करें, ये इच्छा है, लेकिन इच्छा से क्या होता है? चुनाव के वक्त कई मुद्दे होते हैं, तो इसको लेकर अभी क्या कह सकते हैं? उनका ये बयान आते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि शरद पवार एक अनुभवी नेता हैं, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालांकि बाद में शरद पवार ने ऑफ द कैमरा अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने साफ किया कि अघाड़ी में एकता बनी रहे, ये सबकी इच्छा है, लेकिन अभी तक सीटों के बंटवारे पर चर्चा नहीं हुई है। नाही, बाकी आता आम्ही एकत्र लढणार वगैरे आज आघाडी आहे, एकत्र काम करायची इच्छा आहे, पण इच्छाच नेहमी पुरेशी नसते. जागांचं वास्तव त्याच्यात काही इश्यू आहेत का नाही ते अजून केलंच नाही, ते कसं सांगता येईल? तो क्या उठापटक चल रही है? एनसीपी को लेकर तमाम तरह की अटकलें भी इन दिनों हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए राहुल लोंढे जी हैं, प्रवक्ता शिवसेना के, बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, एनसीपी के प्रवक्ता, साथ ही विजय चोरमारे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। बृजमोहन जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। पहले पवार साहब का बयान आया, उसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया, लेकिन फिर भी उठापटक तो शुरू हो गई। अखिलेश जी, उठापटक से मैं नहीं समझ पाया, लेकिन मैं आदरणीय शरद पवार जी के बयान के बारे में स्पष्ट कर दूं कि कट पेस्ट वाला काम चल रहा है। ये जो बात थी, ये बात चल रही थी कर्नाटक के चुनाव को लेकर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत से वरिष्ठ नेता, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वर्तमान मंत्री भी हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, इन सारे लोगों ने पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र देके पार्टी से अलग हटकर और दीगर पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं सिलेक्शन। तो मुद्दा जो था वो इस संदर्भ में था कि आज जो आदमी जहां है वो कल कहां होगा मालूम नहीं, तो उसको जोड़ दिया महाविकास अघाड़ी से। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय शरद पवार ही इस महाविकास अघाड़ी के आर्किटेक्ट है। उन्हीं के प्रयासों से महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ जी। और आज भी वो महाविकास अघाड़ी के प्रति उतने ही संवेदनशील हैं जितना कि वो किसी और मुद्दे पे होते। तो महाविकास अघाड़ी की एकता, महाविकास अघाड़ी के हमारे जो पार्टनर हैं शिवसेना और कांग्रेस, हम तीनों लोग एक है, और इसमें किसी भी प्रकार का ना कोई भ्रम है, ना इसमें किसी प्रकार की कोई गलतफहमी है, और ना ही इस पर किसी को शंका करना चाहिए। ये बात मैं और इसलिए भी कहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से महाविकास अघाड़ी की रैलियां हो रही हैं, जिसपे कहीं पे 4 लाख आदमी, कहीं पे 5 लाख आदमी, कहीं पे 7 लाख आदमी, इस तरह से लोग आ रहे हैं, जबकि उनको सिर्फ आमंत्रित किया जा रहा है और उसके बावजूद वो लोग अपना समर्थन देने के लिए सामने आ रहे हैं। उसके पीछे मूल कारण ये है कि हमारी जो तीनों दल हैं, तीनों दलों का जो रैंक एंड फाइल है, नीचे का जो कार्यकर्ता है, वो एकजुट होकर इस पूरे मामले में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा लगा के काम कर रहा है। तो मैं सोचता हूँ आदरणीय शरद पवार जी के बयान को बिल्कुल जो उसका उन्होंने कहा भी, इस बात को उन्होंने बाद में स्पष्ट भी किया उसको, तो उसको गलत संदर्भ में कटपेस्ट के साथ बिल्कुल ठीक है। राहुल जी को लाना चाहूंगा। राहुल जी, क्या आपको लगता है कि सब कुछ सही है महाविकास अघाड़ी में, या अभी भी कुछ एक जरूरत है ये संदेश देने की कि सारी पार्टियां इकट्ठी हैं? देखिए अखिलेश जी, शरद पवार एक महाराष्ट्र के नेता नहीं है, शरद पवार राष्ट्रीय नेता है, और उनका बयान, ये जो महाविकास आघाड़ी के बारे में बात करिए, नेचुरल अलायंस नहीं है महाराष्ट्र में। नेचुरल अलायंस महाराष्ट्र में जो बाला साहब ठाकरे, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे जी, इन्होंने जो स्थापित की थी वो शिवसेना भाजपा नेचुरल अलायंस है। और ये जो बाला साहब ठाकरे जी ने अपने पूरे जीवन में कांग्रेस के विचारों का विरोध किया, राष्ट्रवादी विचारों का विरोध किया। बाला साहब जाते वक्त भी ये कह रहे थे कि मेरी पार्टी में कांग्रेस होने नहीं दूंगा, मतलब ये नेचुरल अलायंस नहीं है। ये जो पवार साहब ने जो बयान किया है कि कुछ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ अलबेल नहीं है, महाविकास आघाड़ी में कुछ अलबेल नहीं है, क्योंकि शिवसेना जो अभी हमारे पास है, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब आके लेके जा रहे हैं, लेकिन जो अभी ठाकरे गुट है, वो ठाकरे गुट या रहने दो, या शरद पवार रहने दो, या कांग्रेस रहने दो, ये एक साथ नहीं है, क्योंकि नेचुरल अलायंस नहीं है। ये सबकी विचारधारा अलग है। अभी जो श्रीवास्तव बता रहे थे कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की वज्रमूठ की सभा हो रही है, लेकिन नागपुर में उद्धव ठाकरे जी के भाषण पे कार्यकर्ता निकल रहे थे। कल जलगांव में सभा थी, जलगांव के सभा में बहुत हजारों कुर्सियां खाली थी। मतलब ये सामने आया है कि उद्धव ठाकरे जी का बयान अलग रहता है, पवार साहब का अलग रहता है। और यही नहीं है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के महाराष्ट्र के कद्दावर नेता है अजित पवार,
वो पिछले 6 महीने से क्या कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है। नागपुर पे सभा में उनको बोला नहीं दिया गया, लेकिन कई बार खंडन भी हो चुका है उस खबर का। कहते हैं राहुल जी कई बार खंडन भी हो गया कि हुई संजय राउत कौन है? मतलब संजय राउत एक ठाकरे उठ के बड़े नेता है, रोज सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। संजय राउत बोलते हैं खाली मैं शरद पवार की सुनूंगा, लेकिन शरद पवार के जो भतीजे है, जो कद्दावर नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस के महाराष्ट्र के, वो जाहिर बोलते हैं कि संजय राउत कौन है। मतलब ये पता चल गया है कि कुछ अलबेल नहीं है, ठीक है। और पवार साहब को भी पता चल गया है कि बिल्कुल। मैं विजय जी को लाना चाहूंगा। विजय जी, आपने सुना दोनों ही पक्षों को, आपको क्या लग रहा है, क्या सब कुछ ठीक है महाविकास आघाड़ी में, या शरद पवार की जो बातें हैं वो उनके मतलब भी कुछ और गहरे हैं जो आने वाले वक्त का इशारा कर रहे हैं? अखिलेश जी, आज की परिस्थिति में शरद पवार साहब जो भी कुछ स्टेटमेंट करेंगे उसके बारे में चर्चा होनी जरूर होगी। पवार जी का जो स्टेटमेंट आया है कि जो 2024 का इलेक्शन है उसमें ये महाविकास आघाड़ी जो रहेगी या नहीं रहेगी, इसके बारे में कुछ संदिग्ध वक्तव्य आया, उसके बाद में उन्होंने उसका खंडन भी किया। एक बात ध्यान में लेनी चाहिए, शरद पवार जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से बोलते हैं, तब बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, उसमें से एक आधा स्टेटमेंट ऐसा निकल जाता है। दूसरी बात जो शरद पवार के स्टेटमेंट की है कि कुछ भी हो सकता है, तो ये देखिए, इससे पहले 2019 का जो इलेक्शन था, इलेक्शन कांग्रेस और राष्ट्रवादी दोनों पार्टी एक साथ लड़ी थी, अब उसमें शिवसेना आई है। सीटों के पवार जी का मतलब था वो सीटों के बंटवारे में था। अगर मुझे अब कोई भी कहेगा राजनीति का जानकार कि जब सीटों का बंटवारे का वक्त आएगा तब तो तीनों जो सीटें 288 सीटें जब दो पार्टियों में बट रही थी, वो तीनों पार्टियों में बटने के कारण कुछ तो टंटे बकेड़े होते रहेंगे। हालांकि बृजमोहन जी कहते हैं कि बात कर्नाटक की हो रही थी, महाराष्ट्र की नहीं। नहीं, अगर महाराष्ट्र होगी तो ये तो होगा। और मुझे लगता है आज की स्थिति में जिस तरह महाविकास आघाड़ी वज्रमुख सभाएं लेकर हम तीनों पार्टियां एक है, इकट्ठा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी के खिलाफ तीनों पार्टियां एक साथ लड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माफी चाहूंगा, मेरे पास समय की थोड़ी आज कमी है, लेकिन राहुल जी, बृजमोहन जी, विजय जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का। दो दिनों के केरल दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने कोच्चि की सड़कों पर पैदल किया रोड शो। केरल का किला भेदने के लिए बीजेपी ईसाइयों का भरोसा जीतने की कोशिश में कई बड़े पादरियों से भी मिलेंगे पीएम मोदी। विपक्षी एकता को मजबूती देने में जुटे नीतीश कुमार कोलकाता में ममता बनर्जी से तो लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले। ममता ने कहा कोई ईगो नहीं, बीजेपी के खिलाफ साथ में मिलकर लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान बन चुके हैं। सहारनपुर और शामली की सभाओं में बोले यूपी अब भय मुक्त है, गुंडा टैक्स वसूलने वालों की गर्मी हो गई शांत। गृह मंत्री अमित शाह ने आज चामराजनगर में रोड शो किया। उन्होंने विरोधियों पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई विकास बनाम तुष्टीकरण की है। जेडीएस और कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम आएंगे, जीतेंगे तो फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन लाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, किसका कम कर लाओगे भाई? वोकल लीगा का कम करोगे क्या? लिंगायत का कम करना है क्या? एसपी का कम करना है? एससी का कम करना है? ओबीसी का भी कम नहीं कर दे हो तो किसके खिलाफ आप हो वो कर्नाटक की जनता को बता दो। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।